अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, क्या करूं, लतीफ़ा सुनाऊं। लतीफ़ा ये है कि पाकिस्तान ने 100 टन सामान के साथ गज़ा के मदद के लिए दवाइयाँ, टेंट, ब्लैंकेट्स भेजे हैं इजिप्ट के और गज़ा के बॉर्डर के ऊपर। आपको याद होगा कि अभी तुर्की में ज़लज़ला आया था तो पाकिस्तान ने इसी तरह मदद भेजी थी, और जब वो मदद खोली गई तो उस पर स्टिकर तुर्की के ही लगे थे जो तुर्की ने पाकिस्तान को सैलाब की मदद के लिए भेजी थी। तो ज़कात लेके खैरात बांटने वाले कंट्री हैं ये। तो कोई भरोसा नहीं कि गज़ा में भी, क्योंकि वो जो मदद आई थी ना सैलाब के लिए, वो सैलाब के जो मुतासिरिन थे, जो इफेक्टेड थे, उनको उन तक तो वो मदद पहुंची नहीं थी। वो तो सारी बेची गई थी और बाकी स्टॉक करके बेच रहे थे। हजारों टन सामान आया था, किसी को नहीं मदद मिली। आज भी वो सैलाब के जो तबाह हुए हैं वो आज भी तबाही में ही रह रहे हैं। तो ये लतीफ़ा था कि पाकिस्तान गज़ा की मदद के लिए 100 टन ब्लैंकेट, टेंट, ये चीज़ें भेज रहा है। वो उस पर भी ठप्पा कहीं ना कहीं का लगा होगा जो पाकिस्तान को भीख में मिले थे, और बाय एयर भेजा था। पहले पीआईए से भेजने वाले थे, लेकिन फिर पीआईए का हाल आपको पता है, पीआईए का हाल काफ़ी अरसे से ख़राब है, कई सालों से ख़राब है। इसलिए कि पीआईए पाकिस्तान की एयरलाइन 50s और 60s में वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस में होती थी, लेकिन फिर इसमें आर्मी का इन्वॉल्वमेंट आया। आर्मी के ऑफिसर्स को उसका चीफ लगाया गया और बेतहाशा भर्तियां की गई। जहां 10 आदमियों की ज़रूरत होती थी वहां 100 आदमी भर्ती किए गए, और नतीजा ये निकला कि वो लॉस में जाने लगी। जब लॉस में जाने लगी तो आप उसकी परफॉर्मेंस भी ख़राब हो गई। फिर यह हुआ कि जब प्लेन जाता है किसी दूसरे मुल्क तो वहाँ पे आपको टैक्सिंग वगैरह की जगह का पैसा देना पड़ता है, रनवे यूज़ करने का। दूसरा, इवन पाकिस्तान में भी चाहे सरकारी एयरलाइन है, सिविल एविएशन अथॉरिटी के कंट्रोल में एयरपोर्ट्स होते हैं, तो वो सारी सर्विसेज के लिए आपको पैसे देने होते हैं एयरलाइन को। दूसरा, आपको पेट्रोल, ये पहले तो यूरोप और अमेरिका में बैन हुए, फिर आहिस्ते आहिस्ते पूरी दुनिया में। अभी हमने कई अरब कंट्रीज़ ने उनको फ़्लाइट रोक ली। एक बार मलेशिया ने फ़्लाइट पकड़ ली कि भाई पहले पैसे दो। ये जहाँ जाते थे ना टैक्सिंग के पैसे देते थे, ना रनवे और एयरपोर्ट यूज़ करने के पैसे देते थे, और पेट्रोल के भी उधारियों में चल रहे थे। उधारियाँ इतनी बड़ी कि सारे इंटरनेशनल रूट्स इनके कम हो गए, सिर्फ सऊदी अरब, दुबई वगैरह के रह गए थे। अब पाकिस्तान स्टेट ऑयल, जो पाकिस्तान की पेट्रोलिंग कंपनी है, उसने पीआईए को पेट्रोल देने से मना कर दिया। इनके जहाज़ रुक गए, इनकी सारी फ़्लाइटें कैंसिल होने लगीं। और लेटेस्ट ये है इस सिलसिले में कि इनके ऑपरेशन बंद हो गए हैं अब, और इनकी 77 फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं, 77 कैंसिल हुई हैं सिर्फ फ्यूल की वजह से। और अब यह है कि 52 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और 29 डोमेस्टिक फ़्लाइट्स संडे के लिए शेड्यूल्ड थी, सिर्फ 4 गईं। 52 और 29, तो ये हो गई 81 फ़्लाइट्स शेड्यूल्ड थी, जिसमें से 4 गईं, 77 नहीं गईं। तो अब जाहिर है फिर पैसेंजर भी बुकिंग नहीं कराता होगा कि उनको पता है, और फ्लाइट इस वक्त पीआईए की बिल्कुल बंद हो गई है। तो यूँ समझ लें कि आहिस्ते आहिस्ते पाकिस्तान का एक एक वो स्क्रू निकलता रहा है, और फिर पाकिस्तान भी फ्लैट हो जाएगा। आईएमएफ के डिक्टेशन पे टोटली चलते हैं। आईएमएफ ने कहा है कि अब गैस की कीमत 100% बढ़ाओ। अगर 1 रुपये की गैस है तो 2 रुपये की कर दो, 10 रुपये की है तो 20 रुपये कर दो। 100%। सारी इंडस्ट्री गैस पे चलती है, सारे घरों के चूल्हे गैस पे चलते हैं। और वैसे भी इन्होंने, आईएमएफ ने एक और डिमांड इनकी रख दी है कि पाकिस्तान को सख्त मेजर्स लेने होंगे और डेवलपिंग बजट बंद करना होगा अगले फाइनेंशियल। तो वैसे भी पाकिस्तान में कौन सा डेवलपिंग काम हो रहा है, डेवलपिंग बजट खाया ही जाता है। 100 रुपये की सड़क जो बनती है उसका 1000 रुपया बिल चार्ज किया जाता है।
सरकार से पैसा लूटा जा रहा है, आर्मी, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट सब मिलके खा रहे हैं, तो कौन सा डेवलपमेंट बजट? आर्मी के डिक्टेशन के बगैर तो ये कदम नहीं चल सकते। और अब हमारा शेर आ रहा है, बूट चाट शेर। बूट चाटने वाला शेर नवाज शरीफ आ गया है और वो अब पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री होगा। उस पर मुझे एक लतीफ़ा याद आया। नवाज शरीफ है ना, वो आर्मी से फुल डील करके बूट चाट के आया है। तो एक शेर है ना, वो आराम फरमा रहा था जंगल में, तो एक बंदर आया। बंदर आपको पता है कि बहुत शरारती होता है। बंदर ने आके शेर का बलात्कार कर दिया। जब शेर की आंख खुली और देखा कि बंदर बलात्कार कर रहा है, तो वो बंदर के ऊपर झपटा। बंदर भागा, शेर उसके पीछे भागा। बंदर आगे जा रहा था ना, तो उसको एक कुर्सी नजर आई और एक अखबार नजर आया। उधर अखबार पड़ा था और कुर्सी पड़ी थी। उसने वो अखबार उठाया, कुर्सी पे बैठा और यूं बैठ गया। शेर भागता हुआ आया और उधर खड़ा होकर उसको कहता है कि आपने किसी बंदर को यहां से भागते हुए देखा है? तो बंदर ने कहा कि हाँ, वही बंदर जो अभी शेर का बलात्कार करके किया है। उसने कहा है, ये अखबारों में भी आ गई बात। तो हमारे पास भी खबरें आ चुकी हैं कि नवाज शरीफ का आसिम मुनीर ने बलात्कार कर दिया है। अब वो चुपचाप सर झुकाए अपना तिजोरी भरेगा और आवाम का तो क्या होना है। होपफुली पाकिस्तान का आखिरी प्रधानमंत्री हो सो हो। मेरा ये प्रेडिक्शन था कि इमरान खान विल बी गोरबाचोव ऑफ पाकिस्तान। यानी मैंने कहा था कि यह आखिरी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा। जब ये आएगा इसके बाद पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। तो बर्बाद तो हो गया, लेकिन अमेरिका बहादुर ने बचा लिया है अभी तक। लेकिन अब ये इसको बचाया नहीं जा सकता। ये डूबता टाइटैनिक है और ये डूबता टाइटैनिक अब बचाने की उम्मीद नहीं है। ये अपने क्रिएटेड टेररिस्टों को नहीं संभाल सकते। देखें, ये खबर आई थी कि पाकिस्तान की आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद को कहा है कि एंटी इजराइल जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना गज़ा के फ़लस्तीनियों के लिए, उसमें आप लोगों को नहीं जाना, ना आपने ये प्रोटेस्ट करने, क्योंकि हमें खबर मिली है कि आपको चुन चुन के कोई लोग मारने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट हमास की सपोर्ट के लिए किसी प्रोटेस्ट में नहीं जा रहे थे। इसके बावजूद ये मौलाना मसूद अजहर का राइट हैंड मैन दाऊद मलिक, जो कि बालाकोट पे जब भारत ने स्ट्राइक की थी जिस ट्रेनिंग कैंप पे, उसमें मौजूद था भारत की इंटेलिजेंस के मुताबिक, लेकिन ऐन मौके पे वो वहाँ से हट के किसी दोस्त के घर चला गया था। इसका नाम मलिक दाऊद है और ये खान मलिक के नाम से भी मशहूर था, दाऊद मलिक के नाम से भी मशहूर था और ये जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप चलाता था। इसको कुछ लोगों ने गोली मार दी। ये फाउंडिंग मेंबर ऑफ लश्कर जब्बार भी है और इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मसूद अजहर का राइट हैंड आदमी है। इसको खलास कर दिया। अजीज दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया तो अब पाकिस्तान का तो मजाक पूरी दुनिया उड़ा रही है। माइकल वॉन, इंग्लैंड का एक्स कैप्टन, ने कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से इसलिए हारा कि डीजे ने दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजाया। पाकिस्तान ने शिकवा किया था ना कि इंडिया से मैच में हमारा दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजाया था। तो वंदे मातरम पाकिस्तान में कोई मैच हो रहा होगा, उसमें बजाएंगे ये लोग। दूसरा, साइमन डोल ने बड़ी पते की बात की है। इसने कहा कि मैं किसी भी एरे गहरे को बाबर आजम से ऊपर रेट करूंगा किसी भी दिन, इसलिए कि हमने बाबर को कभी भी प्रेशर मोमेंट में जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे रन बनाते हुए नहीं देखा है। एक अच्छे बैट्समैन की निशानी होती है जब 8-9 रन पर ओवर चाहिए हो तो वो परफॉर्म करे प्रेशर सिचुएशन में। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, ये हमेशा प्रेशर मोमेंट पे अपनी टीम को बचाने के लिए और जिताने के लिए परफॉर्म करते हैं। लेकिन बाबर हमेशा ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ, न्यूजीलैंड सी के खिलाफ परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है, सेंचुरियां मारता हुआ नज़र आता है। इससे
टॉप रैंकिंग पे पहुंच जाने का क्या फ़ायदा जब आप मैच जीतने की कभी भी कोई इनिंग नहीं खेल सकते। अजीज दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गज़ा के मामले में पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही बुरी पोजीशन में है। पाकिस्तान को अब अपने अलाइज के बारे में सोचना होगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ है तो पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ है, चाइना इजराइल के खिलाफ है। तो अब पाकिस्तान एक, जब आप दो कश्तियों में सवार होंगे ना तो यही होता है। फिर आपकी अपनी औकात भी हो तो आपको स्टैंड लेते हुए मज़ा भी आता है। भारत ने क्लियर स्टैंड लिया था पुतिन और रशिया यूक्रेन वार में। भारत न्यूट्रल रहा क्योंकि भारत की औकात थी कि वो न्यूट्रल रह सकता था। इतनी बड़ी पावर है भारत पॉलिटिकली। और मतलब आप ये बताएं ना कि ये देखें 41 डिप्लोमेट्स को भारत ने कहा कनाडा के कि निकल जाओ। बड़ी कोशिश हुई, ना हो निकलना पड़ा। और ये भारत की स्ट्रेंथ है कि उनको निकलना पड़ा। अब आप ये देखें कि इस पे अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कहा कि ये तो डिप्लोमेटिक जिनीवा कन्वेंशन के ख़िलाफ़ है और इस तरह नहीं करना चाहिए, और ये कनाडा के डिप्लोमेटिक मिशन को निकाल के आपने गलत किया है और इससे जिनीवा कन्वेंशन की भी खिलाफ वर्जी हुई है वगैरह वगैरह। तो मुझे ये बताएं कि जयशंकर जी ने इसका जवाब दे दिया, मैं आपको क्या बताऊं। Finally, there's this whole issue of parity, that the size of how many diplomats there are of one country versus how many diplomats there are of the other country. Parity is very much provided for by the Vienna Convention, which is the relevant international rule on this. But in our case, we invoked parity because we had concerns about continuous interference in our affairs by Canadian personnel. We haven't made much of that public. My sense is over a period of time more stuff will come out and people will understand why we had the kind of discomfort with many of them which we did. Well, thank you very much. I think that अजीज दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का सत्यानाश हो गया है, क्योंकि इसने अपने देश में भांत भांत के टेररिस्ट भर दिए हैं। पाकिस्तान आर्मी की पूरी पूरी कॉलोनियाँ बनाती हैं। वो वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी का एक ही काम है, उनको और कुछ आता नहीं है सिवाय प्रॉक्सी वार्स और टेररिज्म के। तो उन्होंने टेररिस्टों की खालिस्तान के नाम पे और सब भर्तियाँ शुरू कर दी और ये अपने वोट बैंक के लिए अपीजमेंट करता रहा। अभी ये मुसलमानों की मस्जिद में गया था, मुसलमानों ने इसका कचूमर निकाल दिया। मस्जिद में इस मेंबर से इसके बारे में हो रहा है कि ये हमारे प्रधानमंत्री कनाडा के हो। लोगों ने हूटिंग शुरू कर दी कि तुम इजराइल के साथ खड़े हो, तुम गज़ा के मुसलमानों के दुश्मन हो। ये वो बाहर निकला, थैंक यू करता रहा, वो गालियाँ देते रहे। वो सब गालियाँ दे रहे थे और इंग्लिश में दे रहे थे, इसको सब समझ भी आ रही थी। इसकी शक्ल से नज़र आ रहा है कि ये इसका क्या हाल था। थैंक यू करता हुआ गाड़ी में बैठा निकल लिया। जब आप अपीजमेंट करोगे ना टेररिस्टों की तो यही होगा। अब तुमको या तो तुमको भी फैसला करना है कि तुम फ़लस्तीनियों का झंडा उठाओ, वो फ़लस्तीनियों का स्कार्फ बांधो और जिहाद करते हुए नारे लगाओ, या फिर वापस पीसफुल इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटी के साथ खड़े हो जाओ और अपने मुल्क से टेररिस्टों का सफाया करो, बजाय इसके कि ये कहो कि नजर को किसने मारा था। ऐलान करो कि जिसने नजर को मारा बाकी टेररिस्टों को भी मार दे, आके तुम्हारे मुल्क का सफाया करो। लेकिन बहरहाल अजीज दोस्तों, आजकल एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल पड़ा है माहुआ मुत्रा का। माहुआ मुत्रा है ना, वो अदानी जी के खिलाफ क्वेश्चन करती थी पार्लियामेंट में, और ये सिलसिला उस वक्त भी हमने कहा था ना कि अदानी जी से हमारी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है,
ये अदानी जी हमारे वीडियोस को थोड़ी सपोर्ट करते हैं, वो एक बिजनेसमैन है, उनको इससे क्या कि कोई कौन सी वीडियो बनाता है। तो इसने उनके ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस पार्लियामेंट में और एक बदनाम किया था। ये मैं जो पूरी दुनिया की हिस्ट्री जानता हूँ ना, रिसेंट हिस्ट्री, इसमें किसी भी मुल्क के बिलियनर को जो मुल्क में लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, रेवेन्यू ला रहा है, उसके खिलाफ उस मुल्क के, कभी आपने सुना किसी अमेरिकन ने बिल गेट्स के खिलाफ या ये फेसबुक के मालिक के खिलाफ या किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई हो, कोई गलत किस्म के पार्लियामेंट में सवाल किए हो? ये सिर्फ कांग्रेस, टीएमसी, भारत की पार्टियां करती हैं। भारत का मैं हमेशा कहता हूं कि भारत को बाहर के दुश्मनों की ज़रूरत नहीं। तो अब ये पोल खुली है, दर्शन हीरानंदानी ने कहा है कि मुझे तो इसने पार्लियामेंट्री लॉगिन पासवर्ड सब दे दिए थे, मैं ही सवाल कर रहा था उसके नाम से। भारत को अगेन आई एम सेइंग कि इस किस्म के मामलात में रूल ऑफ लॉ को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब तक आप रूल ऑफ लॉ को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, मामला ठीक नहीं होगा। अजीज दोस्तों, फेस्टिवल्स के दिन हैं भारत में, और जाहिर है फिर फेस्टिवल्स के दिन आते हैं ना, तो फिर कुछ हिंदू का दुश्मन है, वो ऐसी चीज़ें चलाना शुरू कर देते हैं कि उन फेस्टिवल्स को बदनाम किया जा सके। जैसे ये कांग्रेस की सेक्रेटरी है जो कि हिंदुओं के, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी है दिव्या, ये कहती है दिव्या मारुंत्या कि पाकिस्तान टीम का तमिलनाडु में वेलकम है। पाकिस्तान, और हमें याद रखना चाहिए कि इस मुल्क ने रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट यानी हिंदू एक्सट्रीमिस्टों के हाथों ये मुल्क लुट चुका है, और मैं तो चाहती हूं कि पाकिस्तान इस बार वर्ल्ड कप जीते। कम ऑन पाकिस्तान। और कहती है कि मैं उत्तर प्रदेश की तरफ देखती हूं तो मुझे खुशी होती है कि मैं साउथ इंडिया में पैदा हुई हूं। गुजरात मॉडल इज डीप शिट। नॉर्थ भारत चिकन बिरयानी, पता नहीं वो तमिल जबान में लिखा है काफ़ी कुछ, और इस टाइप की चीज़ें। तो फिर ये इंडिया अलायंस वाले, कभी स्टालिन का बेटा आ जाता है, कभी ये आ जाते हैं। पहले ज़रा काजल हिंदुस्तानी मेरी बहन का नवरात्रि के ऊपर ज़रा ये मैसेज देख लें। अष्टमी की और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ये वीडियो बनाने का रीजन है कि हमारे त्योहार को, हमारे धर्म को बार बार टारगेट किया जाता है। कुछ दिन पहले तनिष्क ज्वेलरी ने लव जिहाद को प्रमोट करने वाला एक कमर्शियल एड बनाया, जबकि तनिष्क खुद जानते हैं कि दिवाली, नवरात्रि और ये धनतेरस त्योहार पर सोना हिंदू ही खरीदता है, मगर हिंदू को नीचे दिखाया, लव जिहाद को प्रमोट किया। जब हमने विरोध किया, माफी मांगे और बच के निकल गए। 2 दिन पहले इरोज नाउ ने ट्वीट किए, इतने भद्दे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पहले आप ये ट्वीट देखिए इनके, ये इरोज नाउ के दोनों ट्वीट दिखा रही हूँ। ईद पर ये कैसे विश करते हैं और ये नवरात्रि पे कैसे विश करते हैं। ईद पे इनकी भाषा देखिए, और नवरात्रि में ये कहते हैं कि बी नॉटी, स्वीट तो मिठाई भी है। ये तो कुछ नहीं है, मैं आपको और दिखाती हूँ। ये कहते हैं लेट्स हैव सम मजामा इन माई पजामा, हैशटैग नवरात्रि और डांडिया। अगर ये सेक्युलरिज्म की परिभाषा है तो आई एम वेरी सॉरी टू से, ऐसा सेक्युलरिज्म आप किसी और धर्म में तो करके दिखाइए। ये हैशटैग हैप्पी नवरात्रि लिख के कहते यू नीड अ डांडी टू प्ले डांडिया, आई हैव वन। ये ऐसा कटरीना का फोटो दिखाकर हैशटैग हैप्पी नवरात्रि, डू यू वांट टू पुट द रात्रि इन माई नवरात्रि। अब आप बताओ कि इनके क्या मीनिंग्स होते हैं, ये कितनी हद तक अश्लीलता दिखाते हैं। क्योंकि इसका जो सीईओ है इरोज नाउ का, वो है अली हुसैन, और तनिष्क का ब्रांड मैनेजर जिसने तनिष्क की एड बनाई वो है मंसूर खान। तो अब तनिष्क और एरोज के मंसूर और हुसैन को मेरा ये सवाल है कि
आप जिहादी शांति से क्यों नहीं जीते और क्यों नहीं हमें जीने देते हो? जब हम एक फेसबुक पोस्ट करते हैं तो आप बेंगलुरु जला देते हो, आप दिल्ली जला देते हो। फ्रांस में एक टीचर पैगंबर के लिए कुछ बोल देता है तो उस टीचर की दिन दिहाड़े आप लोग हत्या कर देते हो, लेकिन वो सेक्युलरिज्म है। और अगर हम विरोध करते हैं तो हम कम्युनल हो जाते हैं। आप क्यों बार बार हमारे धर्म और त्योहार को टारगेट करते हो? सुनो हिंदुओं, ये तुम्हारी सहिष्णुता नहीं है, ये तुम्हारी कायरता है कि जो बार बार इन लोगों के सर चढ़ के बोलती है और ये तुम्हारे सिर पे नाचते हैं। 80% हिंदुओं के मेजोरिटी देश में। जो हमारे देश की बेटियां हैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि आप दुर्गा की भूमि से हो, अपना चंडी रूप दिखाओ और इन जिहादियों को इनकी औकात दिखाओ कि इनकी हिम्मत हो जाए हमारे धर्म और हमारे त्योहार पर बकवास करने की। अब माफी से नहीं चलेगा, ये जिस भाषा में समझेंगे इनको इस भाषा में समझाएंगे, ताकि अगली बार हिंदुओं के धर्म और त्योहार को टारगेट करने से पहले ये लोग 1000 बार सोचे। जय अम्बे। अजीज दोस्तों, नवरात्रि के शुभ दिन चल रहे हैं। देवी माँ हम सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखें। आप सबको शुभकामनाएं। अजीज दोस्तों, इंडिया अलायंस के लिए मैंने कहा था कि ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में पीडीएम की पार्टियां एक दूसरे को गालियां दे रही हैं, तो जब भी इलेक्शन का वक्त आता है इस तरह के गठबंधन जो इलेक्शन से पहले, गठबंधन बनने से पहले एक दूसरे को गालियां देते हैं, इलेक्शन के टाइम पे इनका टूटना बनता है। भाई आम आदमी पार्टी का केजरीवाल हमेशा कहता था कि मैं इन लोगों के साथ तो कभी खड़ा नहीं हो सकता, ये सब करप्ट हैं, खानदानी पार्टियां हैं वगैरह वगैरह। आपस में मजबूरन बीजेपी विरोध में ये मिल तो गए थे, लेकिन अब इनमें टूटफूट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव इस सिलसिले में कांग्रेस पे बरस पड़े, और हालांकि आपने देखा ये अभी महुआ मुत्रा टीएमसी की जो हैं, स्टालिन जो हैं चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के बेटे, इन सब की पॉलिसी से ऊपर बैठे, खास तौर पे कांग्रेस जो कि पूरे भारत के उसमें है और 65 साल रूल भी किया है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी। और अब अखिलेश यादव कांग्रेस पे बरस पड़े हैं। मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको, और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे पता है। तो अजीज दोस्तों, जब अपने पर्सनल इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में हो ना, देश का विरोध कर लें आप सिर्फ इसलिए कि आपका पर्सनल वो हो। कल तक एक दूसरे को गालियां देने वाले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद आज भाई भाई बने हुए हैं। कल तक एक दूसरे को गालियां देने वाले साउथ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिशियंस आपस में मिल गए हैं। तो नज़र आता है कि ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए मिले हैं। अजीज़ दोस्तों, ये हमारे मोटिवेशनल स्पीकर बता रहे हैं, कुछ आधे मिनट की वीडियो है, सुनिए। कुत्ता रहता है ना, जो कुत्ता, उससे परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। कुत्ता अगर रोटी चुरा के कहीं से भागेगा ना, आप ध्यान दीजिए, गौर करिए, कहीं से चुरा के भागे तो वो 3 गली दूर जाएगा। चोरी से खाएगा कि कोई देख तो नहीं रहा, चुरा के लाया है। और अगर मालिक उसको अगर परोसता है, ध्यान से देखना, वो पहले पूंछ उठाएगा, 2 हाथ ऊपर के करेगा, थैंक्स बोलेगा, शुक्रिया अदा करेगा, और जहां परोसी होगी वहीं बैठ के खाएगा। कुत्ते को भी पता है ये ईमानदारी की रोटी है, और उस कुत्ते को पता है कि सारा बेईमानी की रोटी है, वो 3 गली दूर जाके खाता है। कुत्ते को भी पता होता है क्या सही है क्या गलत है, तो इंसानों को कैसे नहीं पता हो सकता है? सबको पता होता है कि क्या सही होता है और क्या गलत। दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम आपके हवाले। होपफुली कुछ चीज़ें मैं आपके सामने जो रखी हैं उस पर आप अपनी सोच से आगे बढ़ेंगे, और काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों।